हेलो एवरीबॉडी, सो दिस इज द सेकेंड लेसन ऑफ दिस वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। एंड ये लेसन सीरीज आपके लिए मे भी हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी लेंदी हो, थोड़ी सी आपकी Hello everyone, so welcome on this YouTube channel. So this is the second lesson of mineral nutrition in case of plant. हम लोग इसमें अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्लांट के अंदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोजिशन बनाते हैं और उनकी डेफिशिएंसी हमें कैसे किस बॉडी पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट के लेसन के अंदर हमने हमारे कौन से मिनरल्स, हम लोग यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, मैक्रो एलिमेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि प्लांट के 17 एसेंशियल एलिमेंट में से 9 हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो मैक्रो एलिमेंट है। उस मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में सबसे पहले हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये हमारे कुछ मैक्रो एलिमेंट है जिसमें हमने कल के लेसन के अंदर बात की कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे नॉन मिनरल्स हैं। इनकी हमने फंक्शन और इनकी डेफिशिएंसी हमने देखी। साथ ही साथ हमने मिनरल्स वाले एलिमेंट में से हमने सबसे पहले बात किसकी करी थी, हमने बात की थी नाइट्रोजन की, जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन की फंक्शन क्या है प्लांट की बॉडी के अंदर, कैसे उसकी डेफिशिएंसी कॉज होती है और उसके हमें सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमने दो टाइप के एलिमेंट यानी कि मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट की भी बात करी। ठीक है, तो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सल्फर। ठीक है, सबसे पहले हम सल्फर के बारे में समझेंगे, जैसे करके हम वन बाय वन सारी मैक्रोन्यूट्रिएंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है कि सल्फर जो कि एक हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है ऑफ कोर्स, तो इस मैक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे पहले क्या ये मोबाइल है, आपको ये देखना है। देखो कोई भी एलिमेंट होता है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्या ये मोबाइल एलिमेंट है। तो सल्फर की जब बात आती है तो ये हमारा इमोबाइल एलिमेंट है, यानी कि मूव नहीं कर सकता। और अगर ये मूव नहीं कर सकता तो इसके डेफिशिएंसी की हमें सबसे पहले किस में दिखेगी, यंगर लीव्स में दिखेगी। क्लियर? ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सल्फर है वो प्लांट की बॉडी के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी के अंदर हमें ये सल्फेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज सल्फेट और सल्फेट की फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सल्फर, अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो सल्फर की अगर हम बात करें तो मेनली हमें समझना होगा कि सल्फर का कंपोजिशन क्या है, ये किस तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर यूज होता है। तो देखिए सबसे पहला चीज तो वही अमाइनो एसिड है ना, आपको याद हो एक हमारा अमाइनो एसिड है जिसे हम कहते हैं मिथियोनिन, एक हमारा सिस्टीन। ये दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ हमें सल्फर की भी जरूरत पड़ती है ना। आपको याद हो तो हम जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सल्फर इज द एसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड, स्पेशली दो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में अगर ये इन्वॉल्व है यानी कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि अगर सल्फेट आपका है तो वो आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे कुछ वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स की बॉडी के अंदर, वाइटामिन्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाइटामिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। कोएंजाइम्स की फॉर्मेशन में हमारा सल्फर इन्वॉल्व होता है ना।
और फेरोडॉक्सिन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर आपको याद है तो वहां पे हम एक एलिमेंट देखते हैं जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिन। इस पैराडॉक्सिन की फॉर्मेशन में भी सल्फर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। साथ ही साथ नोड्यूल फॉर्मेशन में, हम इसे यहां से समझते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन का मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन यहां से दूंगी ताकि आपको सल्फर का फंक्शनैलिटी थोड़ा सा समझ में आए। देखिए, नोड्यूल फॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है कि आप मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट का रूट है, ठीक है। प्लांट के रूट का अगर आपने नॉट में पढ़ा है तो आपको पता है कैसे हमारे प्लांट के अंदर यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है और प्लांट के यहाँ पे कुछ इलोंगेटेड प्रोसेस निकले होते हैं जिसे हम कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। ये रूट हेयर एक्चुअली करते क्या है कि ये सॉइल के अंदर एम्बेडेड होते हैं और ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उनके बॉडी के अंदर क्या होता है कि इन रूट हेयर के पास में आपको कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके से बैक्टीरियल कॉलोनी इनके अराउंड आपको देखने को मिलेगी और ये बैक्टीरियल कॉलोनी इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। जब ये बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पे इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये आपके रूट हेयर को इफेक्ट तभी करती है जब यहाँ से प्लांट कुछ अट्रैक्टेंट, कुछ यहाँ पे कॉम्पोनेंट है जिनको सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन रूट हेयर के अराउंड अट्रैक्टेड होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पे नोड्यूल की फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये इसके टिप के थ्रू एंटर करना शुरू करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हुक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है प्लांट के रूट के अंदर। तो हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये है मेरा रूट हेयर है और ये मेरा रूट हेयर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये यहाँ पे एक हुक जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये मेरा रूट हेयर है, इसमें ये मेरी सेल्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये रूट हेयर यहाँ पे हुक की फॉर्मेशन करेगा और ये आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया इस हुक के थ्रू इसमें एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये इस रूट हेयर के थ्रू कॉर्टेक्स रीजन में एंटर कर जाते हैं। नॉट ओनली कॉर्टेक्स, इवन इस कॉर्टेक्स के बाद ये आपके अंदर जो रूट हेयर की सेल्स है, इवन जो हमारा हम लोग कह सकते हैं रूट के पूरे कॉर्टेक्स रीजन में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। और यहाँ पे ये बैक्टीरिया कॉलोनी की फॉर्मेशन कर लेते हैं और नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? सल्फर चाहिए होता है। इसलिए अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रॉपर नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन कब होती है? जब बैक्टीरिया इस रूट हेयर के थ्रू प्लांट के रूट के कॉर्टेक्स रीजन से होते हुए उसके वेस्कुलर टिश्यू तक वो जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है जो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, जो कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में अलग से डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे सल्फर की फंक्शनैलिटी की बात कर रहे थे। हमने क्या क्या समझा कि सल्फर जो कि एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, इसका मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये हमें प्रोटीन्स में देखने को मिलेगा क्योंकि ये अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे को एंजाइम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। नोड्यूल की फॉर्मेशन में सल्फर इन्वॉल्व है, ठीक है। साथ ही साथ और हमने सल्फर के क्या यूज देखे थे कि सल्फर हमारा विटामिन्स की सिंथेसिस में और फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है ना। ओके, इसके अलावा ये हमारे जो एलाइल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि अनियन है, अनियन की जो हमारी स्मेल होती है, गार्लिक की जो स्मेल है, वो भी सल्फर की वजह से आती है। तो हम कह सकते हैं इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एलाइल ऑयल्स, एलाइल ऑयल ऑफ अनियन एंड गार्लिक। क्लियर? अब हम इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि सल्फर की डेफिशिएंसी से हमें प्लांट के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डेफिशिएंसी सिम्टम में हमने क्या कहा था? सल्फर हमारा इमोबाइल है, ये बात हमने पहले की। तो डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? यंगर लीव्स में देखने को मिलेगी।
तो इसका सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, बट इन यंगर लीव्स। याद कीजिए हमने नाइट्रोजन के अंदर भी कहा था कि क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अगेन वो प्रोटीन की फॉर्मेशन वहां पे भी कर रहा था, प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे यंगर लीव्स में देखने को मिल रहा है। और नाइट्रोजन क्योंकि एक मोबाइल एलिमेंट था, तो वहां पे हमें डेफिशिएंसी ओल्डर लीव्स में देखने को मिल रही थी। क्लियर जी? ओके। अब इसका मेन जो हमारा सिम्टम है दैट इज कि यहाँ पे स्पिंडली और वुडी स्टेम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा स्टेम देखने को मिलेगा? स्पिंडली नहीं कहेंगे, वुडी स्टेम देखने को मिलेगा। यानी कि सल्फर की डेफिशिएंसी के बाद स्टेम हमारा हमें वुडी सा देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके। अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो ऑफ कोर्स नोड्यूल नहीं बन पाएगा, तो हम कह सकते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो इट रिड्यूस्ड द नोड्यूल फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है जी। उसी के साथ साथ एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं टी येलो डिजीज। ये टी येलो डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सल्फर की डेफिशिएंसी से। क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं दैट इज फोस्फोरस। ठीक है, तो फोस्फोरस ये हमारा एक मोबाइल एलिमेंट है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आप साथ साथ बताते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए कि फोस्फोरस कहां कहां इन्वॉल्व हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले फोस्फोरस हमारे दिमाग में, फोस्फोरस आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है न्यूक्लिक एसिड, है ना। उसी के साथ साथ हमारे दिमाग में आता है एटीपी, राइट। फिर आपको पता है कि हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी बाइलिपिड लेयर होती हैं, तो वो फोस्फोलिपिड की बनी है, यानी कि लिपिड के साथ फोस्फोएट ग्रुप है, तो वहां पे भी फोस्फेट ग्रुप अटैच है। अच्छा, मैंने इसकी फॉर्म आपको नहीं बताई, तो फोस्फेट प्लांट की बॉडी के अंदर ना फोस्फोरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है H3PO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो, राइट। तो फोस्फोलिपिड की फॉर्मेशन में हमारा फोस्फोरस इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हमारी रिड्यूसिंग कंपाउंड यानी कि NAD, NADP, इनकी फॉर्मेशन के अंदर भी हमारा फोस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है ना। मेजर एनर्जी ट्रांसफर ग्रुप है ये। जहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है वहां पर हमें फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ सेल डिवीजन में हेल्प करता है, राइट। सेल डिवीजन के साथ साथ जितनी भी फोस्फोरिलेशन, डीफोस्फोरिलेशन रिएक्शंस हो रही हैं, तो फोस्फोरिलेशन रिएक्शन, उन सभी रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? फोस्फोरस का ट्रांसफर। फोस्फोरिलेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फोस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस होती है, उसमें हमें फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो फोस्फोरिलेशन की हमारी जितनी भी रिएक्शन है उसमें हमें फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। क्लियर? फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें क्या देखने को मिलेगा? फोस्फोरस। अब इसकी डेफिशिएंसी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहली डेफिशिएंसी जो हमें फोस्फोरस की वजह से देखने को मिलेगी दैट इज स्टंटेड ग्रोथ। ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? सेल डिवाइड नहीं कर पा रही है ना, तो हम कह सकते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ के साथ एटीपी नहीं बन पा रहा। अब अगर एटीपी नहीं बन पा रहा है तो हमारी लीव्स डल हो जाएंगी। डल हो गई। क्यों डल हो गई? भैया फूड ही नहीं बन पा रहा। जितनी भी प्रोसेस है उन सब प्रोसेस के चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं है तो प्रोसेस नहीं हो पा रही, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो पा रही, और मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो पा रही तो लीव्स हमारे डल हो जाएंगी। तो लीव्स यहाँ पे हमें डल हो जाती है।
अच्छा, डल तो हो ही जाती है, साथ साथ फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि लीव्स हमारी डल ग्रीन कलर की हो गई, और उन डल ग्रीन कलर के साथ साथ उनके ऊपर ना हमें पर्पल एंड रेड कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिफाइड फीचर है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है प्लांट के अंदर। ठीक है, कि अगर आपको लीफ के ऊपर देखने को मिले कि लीफ बड़ी डल सी हो गई है, उसके ऊपर पर्पल और रेड कलर के आपको स्पॉट दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें किसकी डेफिशिएंसी हुई है, उसमें फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हुई है। अब कोई पूछे ये पर्पल और रेड स्पॉट का डेफिशिएंसी हुआ क्यों, तो एक पिगमेंट आपकी प्लांट की सॉरी हम कह सकते हैं लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंथोसायनिन। ठीक है, तो जैसे फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है ना, इस एंथोसायनिन की वजह से हमें लीफ के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, रेड और पर्पल कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने देखा था ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्लोरोसिस, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्लोरोसिस, तो फॉस्फोरस भी हमारा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर भी हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हमें क्लोरोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ क्लोरोसिस आपको मोबाइल एलिमेंट है, तो क्लोरोसिस इन यंगर लीव्स, यंगर लीव्स के अंदर क्लोरोसिस हमें देखने को मिलेगा। क्लियर, ओके जी। और सिम्टम की अगर हम बात करें तो हमें प्रीमेच्योर एब्सीजन, प्रीमेच्योर एब्सीजन देखने को मिलेगा। अब प्रीमेच्योर एब्सीजन का मतलब ये है कि फॉल ऑफ लीफ, लीफ जल्दी जल्दी गिरने लगेंगी, फ्रूट और फ्लावर जल्दी जल्दी गिरने लगेंगे, मेच्योर होने से पहले उनका डिसोसिएशन होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा और न्यूक्लिक एसिड नहीं बन रहा, एटीपी नहीं बन रहा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लीफ का फॉल होने लगेगा, फ्रूट एंड फ्लावर फॉल होने लगेंगे। और अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस डिजीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रेड ब्लॉट ऑन लीव्स, रेड ब्लॉट डिजीज हम इसे कह सकते हैं। ये हमारा डिजीज किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस सॉरी यस फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और एक इंपॉर्टेंट एक और डेफिशिएंसी है जिसे हम कहेंगे डिलेड जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी में हमने कहा था कि फॉस्फोरस हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप इस चीज को ना रिलेट करते हुए चलिए कि डेफिशिएंसी कहाँ होगी, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है भैया सीड के अंदर भी जर्मिनेशन के बाद सीड के अंदर भी बहुत सारा माइटोसिस होता है, सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करती हैं, तभी तो हमारा सीड से एम्ब्रॉय बनता है, तभी तो सीड से हमारा पूरा प्लांट बनता है। लेकिन अगर डिवीजन कंडक्शन करना है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड भी बनाना पड़ेगा, लेकिन फॉस्फोरस नहीं है, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पा रहा है, तो क्या सीड ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसका जर्मिनेशन डिले हो जाएगा, हो जाएगा। प्लांट अगर हमारा प्रॉपर ग्रो कर रहा है लेकिन उसमें उसके न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही फॉस्फोरस डेफिशिएंसी से, तो क्या आपके प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो आगे डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएंगी। लीव्स हमारी धीरे धीरे ग्रीन होने लगेगी, डल होने लगेंगी, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से उनके ऊपर रेड स्पॉट दिखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे सिम्टम है फॉस्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोटाशियम की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यस अब हमारे नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटाशियम की। तो सबसे पहले पोटाशियम प्लांट के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये के पॉजिटिव की फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या ये मोबाइल है, तो यस ऑफ कोर्स हमारा जो पोटाशियम है ये मोबाइल एलिमेंट है, ये मूव कर सकता है। और अगर ये मोबाइल एलिमेंट है तो हमें इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कहाँ देखने को मिलेगी, इसकी डेफिशिएंसी हमें यंगर सॉरी ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगी। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। अब यहां से यस
पोटाशियम से इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब देखिए, पोटाशियम जो कि हमारा एक मोबाइल एलिमेंट है, अब ये कहाँ कहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा वो चीज हम लोग समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता, हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल सेल है, चाहे मैं एक एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, चाहे मैं एक प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, उन सभी के अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में हमें पता है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाहर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात आती है तो उसमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारा होता है सोडियम आयन, ठीक है। और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात आती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की जब बात आती है, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारा पोटाशियम आयन। और ये क्यों है, इसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक रीजन है जो कि हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हमें सोडियम आयन देखने को मिलता है और इंट्रासेलुलर में हमें पोटाशियम आयन देखने को मिलता है। तो अगर सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में पोटाशियम आयन प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स ये हर एक सेल की कंपोजिशन में इन्वॉल्व है ना। तो हम कह सकते हैं कि पोटाशियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, इसलिए एक सेल की प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उन सभी में कुछ ऐसे पंप लगे हुए होते हैं सेल के अंदर। ये पंप एक्चुअली क्या करते हैं, ये आयन का ट्रांसफर कराते हैं, है ना, आयनिक एक्सचेंज कराते हैं। तो हम कह सकते हैं पोटाशियम की फंक्शनैलिटी में कि ये एन आयन और कैटायन के एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, ताकि सेल के अंदर एक एन आयन कैटायन बैलेंस बना रहे। जैसे अगर मैं एक बात करूं, मान लो ये मेरा एक सोडियम पोटाशियम पंप है, ठीक है, ये मेरा एक सोडियम पोटाशियम पंप है। तो ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है कि ये सोडियम का और पोटाशियम का एक्सचेंज कराता है, ठीक है। एक एटीपी को यूज करके ये सोडियम पोटाशियम का एक्सचेंज कराएगा। कैसे एक्सचेंज कराएगा कि ये दो सोडियम आयन को ये बाहर फेंकता है और तीन पोटाशियम आयन को ये अंदर फेंकता है। क्या कहा मैंने? 3 पोटाशियम आयन हमारे अंदर आएंगे, 2 सोडियम आयन हमारे बाहर जाएंगे। क्लियर? तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या कर रहा है, ये कैटायनिक एनायनिक एक्सचेंज कर रहा है ना। तो इस पंप की फंक्शनैलिटी की वजह से ना बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस काम करते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि पोटाशियम जो कि केटायन एनायनिक बैलेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ये एक बैलेंस बना के रखता है आयंस का विद इन द सेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी फंक्शन में लिख सकते हैं, इट इज एसोसिएटेड with anion cation balance in the cell। पहला फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो पोटाशियम आयन है, ये बहुत सारे आपके एंजाइम्स हैं जिनके एक्टिवेशन के इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोटाशियम आयन की वजह से आपके बहुत सारे आयन्स हैं जो अपनी एक्टिविटी को इनिशिएट कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस पार्ट। ओके, सो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन हो गया दैट इज एक्टिवेट सेवरल एंजाइम। क्लियर? नेक्स्ट है, आपको याद है कि हमारी एक प्लांट सेल, अगर हम उसकी बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है। इस प्लांट सेल के सरफेस पर ये हमारा एक प्लांट सेल यानी कि हमारा लीफ है, ठीक है। इस लीफ के ऊपर आपको पता है कुछ हमारे ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं? अगर हम एक स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा का काम बेसिकली क्या होता है कि एनवायरनमेंट से गैसियस एक्सचेंज करने का काम है स्टोमेटा का। और ये गैसियस एक्सचेंज वो लोग क्यों करते हैं? इस गैसियस एक्सचेंज में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है,
ठीक है। और इस गैसेस एक्सचेंज के बाद ही हमारे स्टोमाटा के थ्रू ये एक्सचेंज जब होता है तो इसके बाद ही सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंडक्ट होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंडक्ट होती है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल था इसका फोटोसिंथेसिस के अंदर ही होता है, राइट। तो जब ये आपका स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है तभी इसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर आपने स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ा है तो आपने वहां पे देखा होगा कि पोटाशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमाटा की ओपनिंग में। पोटाशियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से ही आपका स्टोमाटा ओपन होता है, राइट। और स्टोमाटा अगर ओपन होना है तो ऑफ कोर्स पोटेशियम आयन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसका एक फंक्शन क्या है कि इट इन्वॉल्व इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्लियर? ठीक है जी, ओके जी। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं अगर ये स्टोमाटा की ओपनिंग करा रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व ये क्लोरोफिल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। और हम कह सकते हैं क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी पोटेशियम आयन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी फंक्शनैलिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी और इसी की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ अ प्लांट बॉडी। क्लियर? तो अब यहां से ये समझिए, अगर आपकी प्लांट सेल के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या स्टोमाटा ओपन हो पाएगा? स्टोमाटा अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? तो ऑफ कोर्स नॉट। अगर प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पे डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, अगर पोटेशियम का डेफिशिएंसी होता है तो हमें क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा? सबसे पहले स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हो पाएगा, यानी कि गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेस हमारी अफेक्टेड होगी। तो हमें एक सिम्टम हमारा क्या है कि हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, और क्योंकि ये एक मोबाइल एलिमेंट है तो यहाँ पर क्लोरोसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पोटेशियम के केस में क्लोरोसिस हमारा ओल्डर लीव्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लोरोसिस के साथ साथ हमें नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्रोसिस के यहाँ पे हमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स के ऊपर यहाँ पे नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा, राइट। साथ ही साथ पोटेशियम के डेफिशिएंसी से जो लीफ होती है उनके मार्जिन वो येलो इन कलर हो जाते हैं, तो कह सकते हैं येलो लीफ मार्जिन हो जाएंगे, है ना। और काली पड़ जाती है हमारी लीफ तो हम कह सकते हैं ब्लैकनिंग और स्क्रॉचिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। अब देखिए, कैल्शियम जो है ये प्लांट के अंदर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है Ca2 पॉजिटिव, और ये एक इमोबाइल एलिमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक्यूमुलेट होगा किसमें? एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स। और ओल्डर लीव्स में अगर ये एक्यूमुलेट हो रहा है मतलब इसके सिम्टम हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ओल्डर लीव्स में ही देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू यंगर लीव्स। जब भी इसकी डेफिशिएंसी होगी हमें ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रीमोबिलाइज नहीं हो सकता, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि कैल्शियम के क्या क्या मेजर फंक्शन है जो प्लांट के अंदर परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, प्लांट की बॉडी के अंदर हम एक प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो ओके, मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट सेल है। बड़ा अजीब सा प्लांट सेल हमारा बन गया है। ओके, मान लीजिए ये मेरा एक प्लांट सेल है। ठीक है, यस, ये हमारा एक प्लांट सेल है।
ये हमारा इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर। अब हमने एक दूसरा प्लांट सेल बनाया। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी को हम लोग ऐसे समझते हैं। तो देखिए, प्लांट की बॉडी में क्या होता है कि प्लांट में जो हमारी सेल वॉल होती है ना, प्लांट की सेल वॉल के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, या कहें कि प्लांट सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैल्शियम। तो हम कह सकते हैं इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। दिस इज द मेजर फंक्शन। फिर उसके बाद कैल्शियम जो है ना, ये परमेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयन की तरह काम करता है, यानी कि कैल्शियम की वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इट कंट्रोल द सेल परमेबिलिटी। उसी के साथ कैल्शियम, आपको याद है कि जब भी कोई भी हमारी सेल डिवाइड करती है तो वहां पे हम लोग स्पिंडल फॉर्मेशन देखते हैं, है ना। उसी स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से हमारे क्रोमोसोम मूव करते हैं। तो उन स्पिंडल के फॉर्मेशन में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हम कह सकते हैं कैल्शियम इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। राइट। उसी के साथ ये रूट हेयर की ग्रोथ कराता है, प्रॉपर ग्रोथ। क्रोमोसोम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सो ये कुछ बेसिक फंक्शन है कैल्शियम के जो कि हमें प्लांट बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। सो कैल्शियम, अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, सो ये डीजनरेशन ऑफ मेरिस्टम हमें देखने को मिलेगा। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, स्पेशली जो रूट एपेक्स है, क्योंकि रूट हेयर ग्रोथ की फॉर्मेशन करा रहा है ना, अगर रूट हेयर ग्रोथ नहीं बन पा रहा क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो रूट का टिश्यू है, रूट का जो एपेक्स रीजन होता है, वो डीजनरेट करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी डिफिशियंसी में हमें क्या देखने को मिलता है, डीजेनरेशन ऑफ मेरिस्टेम। राइट, स्पेशली रूट एपेक्स रीजन में हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ क्लोरोसिस हमें देखने को मिलता है, बट क्योंकि हमारा इमोबाइल है तो यहाँ पे ओल्डर लीव्स के अंदर हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर। और यहाँ पे एक डिजीज है दैट इज नोन एज द रूट ऑफ टोमेटो, सॉरी, ब्लोसम एंड रूट ऑफ टोमेटो। सो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम, और ये हमारे मैक्रो एलिमेंट में लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, सो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम
आयनिक फॉर्म Mg2 पॉजिटिव के अंदर, ये प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड इट इज अ काइंड ऑफ मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट है यानी कि ये मूव कर सकता है। सो आपको जो भी सिम्टम होंगे वो यंगर लीव्स में नहीं देखने को मिलेंगे, ओल्डर लीव्स के अंदर आपको इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंक्शनैलिटी की अगर बात करें, फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारा मैग्नीशियम बहुत सारी हमारी रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर एक मेजर कंपोनेंट की तरह काम करता है। तो मैग्नीशियम इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में इन्वॉल्व है। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों की ही फॉर्मेशन के अंदर मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है तो इवन वहां पे भी आपने देखा होगा। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम, जिसको हम लोग प्रोटीन मशीनरी भी कहते हैं, उस राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या होता है कि राइबोसोम के अंदर ना दो सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है हमारी एनलार्ज सब यूनिट यानी कि लार्ज सब यूनिट। इन दोनों की एसोसिएशन को मैग्नीशियम की, मतलब इन दोनों के एसोसिएशन के लिए मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट जब अटैच होती है तभी ये प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम राइबोसोम की प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसी के साथ हमने कहा कि ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे, तो ये एक्ट एज अ एक्टिवेटर of various enzymes and it also involve for a proper क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, क्योंकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि मैग्नीशियम आयन हमारा पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को भी, क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है जी, ओके। Beside this, it also involved in the process of respiration, photosynthesis, carbohydrate metabolism। उन सभी प्रोसेस के अंदर भी हमें मैग्नीशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब हम इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होता है तो प्लांट के अंदर आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेटर ऑफ पैपेज एंजाइम कौन है, रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए कौन इन्वॉल्व है। तो आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए हमारा मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी अगर आपसे वो स्पेसिफिक करके पूछें कि रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए या पैपेज की एक्टिविटी के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम एंजाइम हमारा पैपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ रुबिस्को की एक्टिविटी को भी एनहांस करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसमें हमें ग्रोथ हमारी इनहिबिट हो जाएगी। क्यों ग्रोथ इनहिबिट होगी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएगा तो ग्रोथ तो स्टंटेड हो गई है ना। साथ ही साथ राइबोसोम की स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, मतलब अगेन प्रोटीन की फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सभी एंजाइमेटिक बेस्ड होती हैं। अगर एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है ना। साथ ही साथ अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो हम डेफिशिएंसी में कह सकते हैं कि इसमें हमें क्लोरोसिस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगेन क्लोरोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मोबाइल एलिमेंट है तो ओल्डर लीव्स के अंदर क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ के साथ में हम देखते हैं
एक स्पेसिफिक टाइप का सिम्टम है जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में आपको मेजरली देखने को मिलेगा, दैट इज कि जो लीफ होगी ना वो थोड़ा सा सिकुड़ के ऊपर टिल्टेड हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो टिप होगा लीफ का, मार्जिन जो होगा वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टिप एंड मार्जिन ठीक है जी। एक डिजीज है जो आपको याद रखना है जिसको हम कहते हैं सैंड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको। तो ये हमारे मैक्रो एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सारे मैक्रो एलिमेंट हमारे देखे। अगर मैं एक रिकैप करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनको हम लोग नॉन मिनरल्स कहते हैं, इनकी डेफिशिएंसी मेजरली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी से डेफिनेटली हमारे प्लांट का ग्रोथ, उसका कंपोजिशन, उसका डेवलपमेंट, उसकी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट होती है। फिर उसके बाद हम नाइट्रोजन की बात करें, जो हमारा प्राइमरी एलिमेंट, एक प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट, प्राइमरी एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट, जिसकी डेफिशिएंसी हमें हमारी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ को अगेन अफेक्ट करती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा एलिमेंट प्लांट को चाहिए होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ही चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन को क्योंकि प्लांट फिक्स खुद नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे माइक्रोबियल एसोसिएशन होते हैं जो जिनकी वजह से प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स कराता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस मिलेगा। और क्योंकि ये एक मोबाइल एलिमेंट है तो ये ओल्डर लीव्स में इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। और एक स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो इसमें हमें प्री मैच्योर लीफ फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। सल्फर की अगर हम बात करते हैं, सल्फर जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो सल्फर के स्पेसिफिक डेफिशिएंसी फीचर में हमें देखने को मिलेगा कि जिन प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी होगी सल्फर की, वहां पे नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ उनमें हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, बट क्योंकि सल्फर हमारा इमोबाइल है तो यहाँ पे हमें जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो यंगर लीव्स में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से कैटेगराइज करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, हम लोग यहाँ पे अगर समराइज करें हर एक चीज को, नाइट्रोजन इट इज मोबाइल एलिमेंट, फॉस्फोरस हमारा मोबाइल एलिमेंट है, पोटाशियम अगेन हमारा मोबाइल एलिमेंट है, सल्फर इमोबाइल है, मैग्नीशियम हमारा मोबाइल एलिमेंट है, और कैल्शियम ये हमारा इमोबाइल है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में हमारे पास 2 इमोबाइल एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे हमारे मोबाइल एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे मैक्रो एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग माइक्रो एलिमेंट की बात करेंगे।